और दोस्तों, रंजना बैत निर्जारक में आप सभी का स्वागत है। आज अपने हम क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी पार्ट से लेक्चर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने आपको जो क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताया था, और उसमें तापमान क्या होता है, उष्मा क्या होती है और उष्मा उत्पन्न कैसे होती है, उष्मा की प्राप्ति हम सूर्य से किस प्रकार होती है। तो इस प्रकार के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे उष्मा उष्मा के जो प्रकार दो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे उष्मा क्या है। उष्मा के बारे में पीछे रिवीजन केवल करेंगे। इसमें ऊर्जा का एक रूप होती है, ऊर्जा का एक रूप होती है। उष्मा जो होती है ऊर्जा का एक रूप होती है, और यह ऊर्जा का रूप या ऊर्जा जो होती है पदार्थ के परमाणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये और पदार्थ के परमाणु में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। और सबसे पहले हम कुछ बेसिक साइंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस इसके बारे में हम देखेंगे। इस बेसिक साइंस के अंतर्गत हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की अवस्थाएं। सर्वप्रथम पदार्थ की जो संरचना होती है, पदार्थ जो किसी प्रकार आप समझ लीजिए, क्योंकि पदार्थ की अवस्थाओं को जानने से पहले हम एक बात और जानेंगे कि पदार्थ एक्चुअली जो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर मास हो, और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वही पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और एक कण जो होते हैं आपस में एक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ये जो परमाणु के जो अणु हैं इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है, इसके मध्य सब बंधे होते हैं यह आकर्षण बल। और इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। और इस परमाणु में इसकी संरचना इस प्रकार होती है, आप इसे देख सकते हैं। इस परमाणु की संरचना में परमाणु के सब केंद्र एक नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसके केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन ऋणात्मक होता है। न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु इस विभिन्न ऑर्बिट होती हैं, कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब आप जानते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ जैसे आप आवेश के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई जैसे आप जानते हैं नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है साउथ पोल की तरफ, उसी प्रकार प्लस अट्रैक्ट प्लस और माइनस है उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। यानी अगर कोई दो आवेश प्लस है, मान लीजिए एक प्लस है और एक आवेश माइनस है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। क्योंकि संसार की प्रत्येक विपरीत वस्तुओं में केवल आकर्षण बल ही कार्य करता है। तो अब सर्वप्रथम इसमें देखेंगे। अब देखिए, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार परमाणु का कोई भी कण होता है उसका एग्जिस्टेंस, उसकी जो है मतलब उसका अस्तित्व बना रहता है। तो इसी प्रकार जितने भी पदार्थ होते हैं, और ये पदार्थ का एक छोटा सा परमाणु है, तो ये परमाणु मान लीजिए, और किसी पदार्थ में असंख्य परमाणु होते हैं, ये सब परमाणु से मिलकर बनते हैं और सब एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। अब इसके बारे में और बेसिक हम चर्चा करेंगे। देखिए, पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं, वैसे तो 5 अवस्थाएं 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। तो हम पदार्थ की, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसमें हम साइंस के बारे में ज़्यादा जिक्र करना है नहीं, तो हम पदार्थ की केवल 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ की पहली अवस्था है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं,
पदार्थ की जो 3 मूल अवस्थाएं इसके बारे में हम देखेंगे। और इस देखिए ठोस, जैसे कि आप ठोस में देख सकते हैं, ठोस अवस्था में है पदार्थ के जो परमाणु हैं एकदम पास पास हैं। इनके बीच जो खाली स्थान है वायु का, इनमें वायु बहुत कम मात्रा में है, यानी बहुत कम मात्रा में इसमें खाली स्थान पाया जाता है इनके बीच। और इनके बीच का जो आकर्षण बल है ये बहुत प्रबल होता है। और आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए एकत्रित ज्यादा मात्रा में रहते हैं, मतलब ठोस में ज्यादा पास पास रहते हैं। और इनके जो परमाणुओं का कोई मोशन नहीं, इसमें गति नहीं होती, एकदम अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। और आप उसी तरह द्रव अवस्था में देख सकते हैं, ये द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था में जब इसमें देखिए इसकी अपेक्षा परमाणु जो होते हैं पास पास ना होकर के थोड़ी दूर दूर होते हैं अपेक्षाकृत। और इसके जो परमाणु होते हैं वह आपस में इधर उधर गति कर सकते हैं। और ये आप इसी तरह तुलनात्मक गैस अवस्था के बारे में देख सकते हैं। तो गैस अवस्था में परमाणु का कोई पता नहीं रहता, मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं इधर उधर पूरी तरह से। इसमें किसी प्रकार की जो है मतलब ये स्टैटिक नहीं होते, स्थिर नहीं होते, हमेशा एक जगह दूसरी जगह तक भ्रमण ही करते रहते हैं। तो अब देखेंगे, अब इसमें अगर ऊष्मा की बात की जाए, अगर हम बात करें ऊष्मा की, तो कहने का मतलब जब इसकी ऊष्मा दी जाए किसी बाहर से, कहीं बाहर से, क्योंकि चूंकि ऊष्मा एक ऊर्जा होती है। और आप ऊर्जा की जो ऊर्जा के संरक्षण नियम को जानते ही हैं, क्योंकि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि केवल इसका रूपांतर किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जब हम इसको एक एनर्जी देंगे, ऊष्मा देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जब हीट यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी स्थान का टेम्परेचर बढ़ता है उदाहरण के तौर पर, तो वहां पर ठंडी के दिनों में अगर बहुत तेजी से आग जलने लगती है तो लोग दूर दूर भाग जाते हैं, छिटक जाते हैं। क्योंकि अगर मैदान में, क्योंकि एक ही स्थान पर अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो घर्षण उसमें ज्यादा रहेगा। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लोग दूर दूर जाना चाहिए। जैसे आप गर्मी के मौसम में समझ सकते हो, तो गर्मी के मौसम में लोग दूर दूर रहना चाहते हैं। और सर्दी के मौसम में क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, इसलिए हमेशा लोग पास पास रहना चाहते हैं। और सर्दी के मौसम में एकदम, अब देखिए यहाँ पर द्रव अवस्था के बारे में देखेंगे। अब द्रव अवस्था में क्या होता है, और जब हम ठोस अवस्था में ऊष्मा देते हैं इसके परमाणु परस्पर दूर चले जाते हैं, परमाणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, परमाणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो यह ठोस अवस्था चेंज हो जाती है द्रव में। तुरंत ठोस अवस्था, जब इसके परमाणुओं के बीच की दूरी जैसे ही बढ़ेगी तो ठोस अवस्था परिवर्तित हो जाएगी द्रव में। और जब इसको और द्रव को और ऊष्मा देंगे, ऊष्मा इसको भी अगर दी जाए कहीं बाहर से, अगर ऊष्मा अधिक दी जाए तो इसके परमाणु और दूर दूर चले जाएंगे। जब इसके परमाणु और दूर दूर चले जाएंगे तो तुरंत एक गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगा, गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगा। तो बस इतना बेसिक हुआ, अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं परमाणुओं में जो कण होते हैं पास पास होते हैं, फिर द्रव में उसके अपेक्षा दूर होते हैं, और गैस में एकदम दूर होते हैं। गैस में परमाणु की व्यवस्था समान नहीं रहती है, इनमें वायु ज्यादा रहती है। अब आगे हम देखेंगे ऊष्मा बेसिकली दो प्रकार की होती है। ऊष्मा बेसिकली दो प्रकार की, एक संवेदनशील ऊष्मा, और दूसरी होती है गुप्त ऊष्मा। एक संवेदनशील ऊष्मा, एक गुप्त ऊष्मा। तो संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, इसको हम ज्ञेय ऊष्मा भी कहते हैं। अर्थात संवेदनशील ऊष्मा का तात्पर्य होता है कि जब हम ये मतलब यह संवेदनशील ऊष्मा एकदम पूरी तरह से, यदि आप किसी वस्तु में संवेदनशील ऊष्मा है तो उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप टेम्परेचर के पैमाने पर माप सकते हैं संवेदनशील ऊष्मा को। और यह ऊष्मा, इसे ज्ञेय ऊष्मा भी कहा जाता है, इसे ज्ञेय ऊष्मा। इसे हम महसूस कर सकते हैं, ज्ञेय ऊष्मा कहा जाता है, इसे हम महसूस कर सकते हैं।
संवेदनशील ऊष्मा परमाणुओं की पदार्थ के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है। परमाणु की गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है जिससे परमाणु दूर दूर जाए, जिससे परमाणु क्या हो, ठोस से बदल जाए द्रव अवस्था में, ठोस द्रव से चेंज हो जाए गैस में। यह अवस्था एक प्रकार की गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। अर्थात यह ऊष्मा किसी पदार्थ में ऊष्मा होते हुए भी उसमें ऊष्मा का आभास न हो पाना, तो यह गुप्त ऊष्मा का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अब उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। और इसका कार्य होता है पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन करती है, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन करती है। और उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब रोटी, जैसे आप मान लीजिए रोटी, जैसे मान लीजिए पानी उबल रहा है, भाप बन रही, भाप उससे उड़ रही है, तो जल से, क्योंकि जल में तो ज्ञेय ऊष्मा है, ज्ञात ऊष्मा है, क्योंकि जल को आप टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। परंतु अब मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें अगर कोई गर्म जल उबल रहा है, तो गर्म जल उबल रहा है, इसमें से जो भाप निकलेगी, तो जब आप इस भाप को टच करेंगे, जब इस भाप को आप टच करेंगे, तो भाप को टच करने से आपका हाथ नहीं जलेगा। और जब आप भाप को हाथ से टच करेंगे, तो हाथ से टच करने के बाद जैसे ही भाप आपके हाथ से टकराती है, तो उसमें आपके हाथ का क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और भाप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे तुरंत जो है तापमान, अधिक तापमान से कम तापमान, अधिक तापमान से ऊष्मा कम तापमान वाली वस्तु की ओर जाती है। उसके बाद जो है यह जल तुरंत वाष्प जो है तुरंत जल में बदल जाता है। वाष्प जब तुरंत जल में बदल जाता है, इसके बाद तो जैसे ही हम हाथ को टच कराते हैं तो ताप प्रवणता उत्पन्न होती है, जिससे जो टेम्परेचर, गर्म जल होता है, जो भाप होती है, भाप जब हाथ से टच करती है, तो हाथ से टच करने के बाद हाथ का टेम्परेचर लो होता है भाप की अपेक्षा, तो भाप के जो कण होते हैं, मतलब जो ऊष्मा होती है भाप की, हाथ में प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद जो भाप की अवस्था है, वाष्प से भाप जल में परिवर्तित हो जाती है, और वही जल बनती है जो उबलता हुआ जल रहता है। तो उबलती हुई जल तब हाथ में जब टच करता है, उसके बाद हाथ जलता है, उससे हाथ नहीं जल, और क्योंकि भाप से हाथ तो नहीं करता ही नहीं जल सकता, क्योंकि भाप में छुपी हुई ऊष्मा होती है, उससे हाथ नहीं जलेगा। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी है, और यह जो गुप्त ऊष्मा पदार्थ के परमाणुओं के बीच दूरी को बढ़ाती है, दूरी को क्या करती है, बढ़ा देती है पदार्थ परमाणुओं के बीच। क्योंकि ठोस वस्तु से अगर कुछ ऊष्मा दी जाए, ठोस वस्तु को, ये परिवर्तित होगी द्रव में, द्रव को अगर ऊष्मा दी जाए तो परिवर्तित होगी गैस में। तो चूंकि आप पहले जान चुके हैं, ठोस में परमाणु सबसे पास होते हैं, द्रव में उसकी अपेक्षा कम पास होते हैं, द्रव में तो एकदम दूर दूर हो जाते हैं। तो जब आप उसको ऊष्मा देते हो, तो तब इसे ठोस को मतलब द्रव बनाती है, तो द्रव को जब फिर ऊष्मा देते हो तो गैस बन जाता है। ये गुप्त ऊष्मा का ही खेल होता है सारा। तो गुप्त ऊष्मा जब, तो यह परमाणुओं के, पदार्थ के परमाणु के बीच की दूरी को बढ़ाती है। और आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और यह कॉन्सेप्ट है कि जब, इसमें आप देखिए पूरा दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब संवेदनशील ऊष्मा ऊष्मा चेंज होती है, गुप्त ऊष्मा में बदलती है। जब संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में बदलती है, तो सतह का तापमान, इस अवस्था में सतह का तापमान
कम हो जाता है। पहला पॉइंट है ये। और दूसरा पॉइंट है, जब गुप्त उष्मा संवेदनशील उष्मा में बदलती है, गुप्त उष्मा, सॉरी, सबसे पहले आप जान लीजिए उदाहरण, इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि जब संवेदनशील उष्मा गुप्त उष्मा में परिवर्तित होती है तो सतह का तापमान जो है घट जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप गर्मी के दिनों में जब आप पानी को घड़े में पानी रखते हैं, तो घड़े में पानी रखते हैं तो जब, क्योंकि घड़े में संवेदनशील उष्मा है, तो जब घड़े में बाहर से उष्मा मिलती है, उसको टेम्परेचर मिलता है, तो घड़े का वाष्पीकरण होने लगता है, घड़े का वाष्पीकरण होने लगता है, और जल जो वाष्प बंद करने लगता है। तो क्योंकि जल में संवेदनशील उष्मा थी, तो कुछ बाहर जब उसने उष्मा प्राप्त किया, तो उसमें गुप्त उस वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण जो है जल वाष्प बनकर उड़ने लगा। और जब जल का वाष्पीकरण हो जाता है तो सतह का तापमान, जलीय सतह का, घड़े का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जल ठंडा हो जाता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका है, बेसिक तौर पे आप देख भी सकते हो, उदाहरण तौर पे आप देख सकते हो कि जब समुद्र के किनारे या फिर कई तालाब में कहीं भी देख सकते हो कि जब वाष्पीकरण होता है तो सतह, जल की जलीय जो सतह रहती है वो ठंडी हो जाती है। ये सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका है। तो अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं कि जब गुप्त उष्मा चेंज होगी संवेदनशील उष्मा में, तो सतह का तापमान इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दो तीन चीजें हैं। तो आप संघनन को देख सकते हो, यह क्रिया, और इस क्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण, इस क्रिया को कहा जाता है संघनन। अर्थात गुप्त उष्मा बदल जाती है संवेदनशील उष्मा, से संघनन कहा जाता है। जब संवेदनशील उष्मा गुप्त उष्मा में चेंज हो जाती है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। सतह का तापमान इसमें कम हो जाता है, इसमें सतह का तापमान अधिक हो जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जब ठोस पदार्थ, कोई मान लीजिए ठोस पदार्थ है, तो जब आप इसमें कहीं अतिरिक्त उष्मा देंगे, इसे मान लीजिए किसी अतिरिक्त उष्मा को आप देते हैं, इसे कहीं किसी सोर्स से आप इसमें उष्मा प्रदान करते हैं, यह उष्मा प्रदान करने के बाद या ठोस वस्तु, जब ठोस वस्तु में जब उष्मा देंगे तो इसके परमाणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और परमाणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इसके परमाणु दूर दूर चले जाएंगे, और जब परमाणु दूर दूर चले जाएंगे तो यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा, जलीय अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो इसे, इस अवस्था, इसको, इसमें देखिए यहाँ पे इंडेक्स के बारे में समझिए पहले आप। इस प्लस का मतलब उष्मा का अवशोषण हुआ, अवशोषण का मतलब होता है सोखना, और शोषण का मतलब ग्रहण करना, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। अभी इंडेक्स को आप समझ चुके हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी परमाणुओं के बीच बढ़ जाती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाने की वजह से ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे परमाणु दूर दूर भागते हैं, दूर भागने की वजह, अब इस अवस्था, इस प्रक्रिया को गलन कहा जाता है। इससे जल बनता है, द्रव, फिर जब हम द्रव में फिर अन्य कहीं से उष्मा देते हैं, तो अब ये समझिए जब इस ठोस पदार्थ में वह उष्मा हमने दिया जिससे द्रव अवस्था में चेंज हो गया, इसे गलन की गुप्त उष्मा कहा जाएगा, इसे गलन की गुप्त उष्मा कहा जाएगा। अब देखिए जब हम जल को भी थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर से कहीं बाहर से हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो बाहर से हीट होने के बाद फिर उष्मा से प्लस जब उष्मा का फिर इसमें जो है फिर उष्मा का अवशोषण कर लेता है जल, तो यह तुरंत जो है वाष्प में बदल जाता है, गैस में, तुरंत गैस में चेंज हो जाता है। तो इस गैसीय अवस्था को, अब इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जो बाहर से उष्मा दी गई होती है जल में, और जिस प्रक्रिया की उष्मा के द्वारा गैस में परिवर्तित होता है, इसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, इसमें भी उष्मा का अवशोषण होता है। फिर आप इधर फिर आइए पुनः
यदि आप इतनी ज्यादा इसको गतिज ठोस पदार्थ को दे दीजिए, इतनी ज्यादा ऊर्जा गतिज दे दीजिए ठोस पदार्थ को, यह तुरंत जल अवस्था में परिवर्तित होगा, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और वह ऊष्मा जिससे कोई भी ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैसीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार के जो ऊष्मा को ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और जब हम किसी गैसीय अवस्था में इसका टेम्परेचर जो है इतना लो कर दें, इसको इसकी सारी ऊष्मा को क्या कर दिया जाए, निकाल लिया जाए, तो सीधे सीधे गैस द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। अब उदाहरण समझिए, अब इधर चाहिए, जब गैसीय अवस्था में जब ऊष्मा ले ली जाती है, जब इसकी ऊष्मा को मतलब इसे ठंडा किया जाता है गैस को, तो अर्थात इसमें ऊष्मा का तब यह ऊष्मा जितनी ऊष्मा रहती है ऊष्मा का उत्सर्जन कर देता है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन करने के बाद तो यह जलीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जितने भी वर्षण की प्रक्रियाएं होती हैं ये सब इसी प्रक्रिया के माध्यम से होती हैं। जब टेम्परेचर उनका जब गैसें गर्म गैसें ऊपर उठ कर जाती हैं, तो उनका ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से उनका संघनन होता है। संघनन होने के बाद ये पुनः गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। जब गैस को ठंडा किया जाए तो जल में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को गैस संघनन कहा जाता है। और वह ऊष्मा जो निकल गई रहती है गैस में से, गुप्त ऊष्मा गैस में जो निकल गई रहती है, उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो आप इन चित्रों के माध्यम से आशा आपको समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। तो अब हम प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले आप इस बेसिक साइंस को जान लीजिए, उष्मागतिकी का नियम। क्योंकि बिना उष्मागतिकी के नियम को कुछ टॉपिक मतलब कंफ्यूजन उसमें पैदा होगा। उष्मागतिकी के नियम के अनुसार कि यदि किसी वस्तु में अधिक तापमान है, यदि किसी वस्तु में कम तापमान है, तो अधिक तापमान वाली वस्तु से उष्मा का स्थानांतर सदैव कम तापमान वाली वस्तु में होगा। कहने का मतलब है उष्मा का स्थानांतर सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की होगा। तो आप प्रकृति में आप समझ सकते हैं कि जब कहीं भी किसी पदार्थ की रिक्ता हो जाती है, तो जब कहीं भी कमी होती है तो अधिक से कम की ओर जाने का प्रयास करते हैं। जल की आप जल का उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कहीं जल ज्यादा है कहीं जल कम है, तो जल अपने तल को बैलेंस करने के लिए अधिक से कम की ओर बहेगा। तो सेम प्रकार का इसी प्रकार जो प्रक्रिया प्रोसेस लागू होती है। तो अब ये मान लीजिए एक पिंड है, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और दूसरा पिंड सेम है, दूसरे पिंड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इन दोनों पिंडों को आपस में संपर्क कराया जाए तो इनके बीच जो एक ताप प्रवणता उत्पन्न होती है, इनके बीच ताप प्रवणता उत्पन्न होती है। अब ताप प्रवणता का मतलब आप जानते हैं, प्रवणता का मतलब ढाल होता है, ढाल। और ढाल का मतलब अधिक से कम की ओर, ढाल का मतलब अधिक से कम की ओर होता है। तो ताप प्रवणता, और क्योंकि प्रवणता कहीं कहीं प्रवणता शब्द इस्तेमाल आता है, कहीं कहीं ढाल, तो प्रवणता और ढाल शब्द जो होते हैं समानार्थी होते हैं। अब ढाल शब्द दिखाई देने वाली वस्तु के लिए लागू किया जाता है, दिखाई देने वाली वस्तु के लिए। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल में इसे मान लीजिए किसी पहाड़ी पर, मान लीजिए पहाड़ी से आप नीचे की तरफ आते हो, तो वह ढाल चूंकि आपको दिखाई देता है, वहां पर ऊंचाई होती है और नीचे जो है गहराई होती है, तो वह ढाल आपको दिखाई देता है, इसलिए आप कहते हो कि वह अधिक से कम की ओर जल का प्रवाह हो रहा है।
तो यह हुआ आपका जो ढाल। परंतु प्रवणता की अप्रवणता शब्द जो होता है, अप्रवणता शब्द अदृश्य ढाल के लिए होता है, अदृश्य ढाल के लिए। प्रवणता शब्द अदृश्य ढाल के लिए होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप हवा में जो अधिक वायुदाब रहता है और अधिक वायुदाब से हवा कम वायुदाब की ओर बहती है, तो उस ढाल को आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। और उष्मा में जब उष्मा अधिक रहती है तो जब तापमान अधिक रहता है और तापमान कम रहता है तो वस्तुओं के तापमान का स्थानांतरण होता है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। तो उनके बीच भी, इनके बीच भी ढाल है, परंतु यह ढाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ढाल दिखाई नहीं दे रहा है उसको कहा जाएगा प्रवणता शब्द, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझे रहिए। इसी को ही ताप प्रवणता कहा जाता है। और यह ताप प्रवणता तब तक रहेगी जब तक दोनों पिंडों पर तापमान का मान समान न हो जाए और एवरेज न हो जाए। इस पर भी 30 हो जाए डिग्री सेंटीग्रेड और इस पर भी 30 हो जाए, तो तापमान का स्थानांतरण रुक जाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट उष्मागतिकी के नियम का है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे अन्य तापकों पर। अब ये जल वाष्प है। जल वाष्प और एक जल है। तो इस प्रोसेस को समझिए आप, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो जब जल बदलता है जल वाष्प में, जब जल जो है बदलता है जल वाष्प में, जब जल बदल जाता है जल वाष्प में, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जो है वाष्पीकरण। और जब बदल जाता है जल में वाष्प, जल वाष्प, इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। इस चीज को समझ जाइए आप। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। यानी जब जलवाष्प जल में बदलता है तो संघनन, और जब वो जलवाष्प में बदल जाता है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में संवेदनशील उष्मा बदलती है गुप्त उष्मा में। और हम आपसे पहले बता चुके हैं कि जब संवेदनशील उष्मा गुप्त उष्मा में बदलेगी तो सतह का ताप घट जाएगा, सतह का ताप घट जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि गर्मी में अनेक प्रकार के आप ऐसे उदाहरण पा सकते हैं कि जल जब ठंडा हो जाता है गर्मी में, जब आप नल चलाते हैं, जब आप नल चलाते हैं तो नल का जल जो होता है गर्मी के दिनों में पहले तो गर्म रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसका कारण यही है, वाष्पीकरण है। और जब जल का वाष्पीकरण होगा तो संवेदनशील उष्मा बदलेगी गुप्त उष्मा में, उस दशा में सतह का तापमान घट जाएगा। तो जहां जहां भी यह प्रक्रिया होगी तो सतह का तापमान उसमें घट जाएगा। घड़े का उदाहरण क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब गर्मी में आप घड़े को रखते हैं तो उसमें से जब जल गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, इसके पीछे रीजन है। जब हम घड़े में जल को रखते हैं तो अधिक गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होने लगता है। तो जल का वाष्पीकरण होने से अब उसमें संवेदनशील उष्मा थी, संवेदनशील उष्मा परिवर्तित होती गुप्त उष्मा में। और जब गुप्त उष्मा परिवर्तित हुई तो यह जो है तो जल, तब उसके बाद जो है संवेदनशील उष्मा जो थी गुप्त उष्मा बदल गई, क्योंकि गुप्त उष्मा को आपको टच करने से आपको तो आभास होगा नहीं, क्योंकि वाष्प में छुपी हुई उष्मा होती है। तो इसके बाद उसके बाद जल की सतह जो होगी उसका तापमान लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जल ठंडा हो जाएगा। और संघनन के बारे में देखते हैं कि जब जलवाष्प को ठंडा किया जाएगा, अर्थात जलवाष्प से उष्मा का अवशोषण किया जाएगा, खींचा जाएगा। यानी जलवाष्प जब उष्मा का उत्सर्जन कर देगा, तो उत्सर्जन कर देने के बाद यह तुरंत जो है जल में परिवर्तित हो जाएगा।
इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा बदल रही है, गुप्त ऊष्मा चेंज हो रही है संवेदनशील ऊष्मा में। इससे सतह का तापमान इंक्रीज हो जाएगा, सतह का तापमान इसमें बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि जब वर्षा होती है, जब वर्षा में जल संघनन की प्रक्रिया होती है तो वहां पर वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो यह प्रक्रिया लगभग समझ में आएगी। इसके ऐसे बहुत उदाहरण आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगभग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब संघनन होता है तो गुप्त ऊष्मा संवेदनशील ऊष्मा बदलती है, जिससे सतह का तापमान घट जाता है। जब वाष्पीकरण होता है संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में बदलती है, जिससे सतह का तापमान घट जाता है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बस इतना ही, क्योंकि अब अगले अपने लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऊष्मा के हस्तांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं और इन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए उसके बारे में हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमारा वीडियो जो है देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।